हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे हिम्मत बैच के 7th लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। लाइक वेब सर्विस हम सब यूज़ करते ही है ना, गूगल क्रोम वो सब का, कोई भी ब्राउज़र का, तो गो टू वेबसाइट्स एंड ऑल। तो इसी के अंदर वेब सर्विसेज अलग अलग क्या होती है वो सब पढ़ेंगे हम इस लेक्चर में। स्टार्टिंग विथ वेब सर्विसेज बेसिकली है क्या। तो वेब सर्विसेज ना अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे बनाई जाती है जो एक साथ काम करती है कि कंपनी जो स्टैंडर्ड्स चलते हैं आजकल दुनिया के अंदर उन इमर्जिंग स्टैंडर्ड्स पे, ताकि मैनेजेबिलिटी हो सके, जिससे हमारा जो www, तुम कोई भी वेबसाइट के स्टार्ट में जाओगे इस www, तो जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सॉफ्टवेयर को कुछ मीन्स मिले, कुछ मतलब मिले कि सॉफ्टवेयर कनेक्ट कर सके दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ। सो बस वही वेब सर्विसेज है कि डेफिनेशन दिख रही है तुमको स्क्रीन पे। इट्स लाइक वो बहुत टेक्नोलॉजीज पे बना हुआ है जो एक साथ काम करते हैं ताकि हम वर्ल्ड वाइड वेब को मैनेज कर सके और एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ कनेक्ट कर सके। अब अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं जो वेब सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटोकॉल्स जो हमने पढ़ा उसका इस्तेमाल होता है इसके अंदर। एंड डेटा फॉर्मेट्स भी, जैसे HTTP हमारा जो प्रोटोकॉल था, XML मार्कअप लैंग्वेज होती है, SOAP हो गया। तो इसी तरह से हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस का इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से हम वेब सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। फिर वेब सर्विसेज जो सबसे अच्छे एस्पेक्ट्स होते हैं कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट को। सो लाइक कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट, तुमको नाम में पता चला कि अलग अलग कंपोनेंट्स जो है उनके ऊपर बेस किया गया और उसकी मदद से जो हम डेवलपमेंट करते हैं तो उन सब का जो बेस्ट एस्पेक्ट है उनको लेता है और कंबाइन करता है एंड हमको वेब सर्विसेज मिलती है। अब अगला हम आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। सो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट सर्विस है जो अलाउ करती है किसी भी कंप्यूटर है उसको हमने सर्वर कंप्यूटर बना तो उसको एक स्पेसिफिक वे में कन्फिगर किया है हमने। तो वर्ल्ड वाइड वेब का एक ऐसी इंटरनेट सर्विस है जो एक पर्टिकुलरली कन्फिगर्ड सर्वर कंप्यूटर जो होता है उसको अलाउ करती है ताकि वो डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके इंटरनेट पे एक स्टैंडर्ड वे में। लाइक सपोज आपका जो लैपटॉप है उसका पैसे वे में कन्फिगर कर लो कि वो एक सर्वर बन जाए, तो वर्ल्ड वाइड वेब का काम होगा कि आपको अलाउ करे कि आपकी जो फाइल्स है उनको आपको वर्ल्ड एक्सेस कर सके। तो वर्ल्ड वाइड वेब का काम वो है कि वो आपको एक परमिशन देता है दैट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर ओन डॉक्यूमेंट्स अराउंड द इंटरनेट, बट एक स्टैंडर्ड वे को फॉलो करते हुए ताकि सबके लिए ईजी पड़े। फिर जो वेब स्टैंडर्ड होता है वो अलाउ करता है प्रोग्राम्स को अलग अलग कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स पे ताकि प्रॉपर फॉर्मेट में हो और इन्फॉर्मेशन सर्वर में डिस्प्ले। लाइक 14 इंच लैपटॉप एग्जिस्ट करता है, 13 इंच, 15 इंच, फिर फ़ोन्स होता है। तो ये जो आपका जो प्रोग्राम्स है वो अलग अलग स्क्रीन्स पे दिख रहा है, स्क्रीन्स की अलग अलग साइज़, अलग अलग पिक्सल लेंथ्स है, तो उनके ऊपर अच्छे से दिखना चाहिए और प्रॉपरली फॉर्मेट होना चाहिए। वो सब काम वेब स्टैंडर्ड अलाउ करता है और इन्हीं प्रोग्राम्स को वेब ब्राउज़र्स बोला जाता है। अब अगर मैं तुमको वेब ब्राउज़र्स का एग्जांपल दूं तो एक पॉज करो, 1 मिनट सोचो और बताओ। अब आंसर है गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, फिर माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर्स और फिर UC ब्राउज़र। ये सारे हमारे ब्राउज़र्स है बिकॉज इन पे तुम जाते हो एंड ये प्रोग्राम्स है जिसकी मदद से तुम वेबसाइट को सर्च करते हो। तो इसीलिए ये, जैसे कि गूगल जो है, गूगल इज़ नॉट अ ब्राउज़र। गूगल एक लाइक वेबसाइट जैसे समझ, लाइक गूगल वेबसाइट भी नहीं, गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि गूगल क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र का मतलब तुम समझ रहे हो, उसकी मदद से तुम सर्च कर सकते हो, उसकी मदद, उसमें तुम सर्च इंजन लगा सकते हो, उससे तुम वेबसाइट्स ढूंढ सकते हो। सो वेब ब्राउज़र्स एक्चुअली तुमको वेबसाइट्स डिस्प्ले करते हैं, वो प्रोग्राम्स होते हैं। एंड जो www यानी हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है वो ऐसी अलग अलग मिलियंस ऑफ फाइल्स का कलेक्शन है जो बहुत सारे कंप्यूटर्स पे जुड़ा हुआ है। ऑब्वियस चीज़ थी ये। एंड जो हमारा फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो हमने पूरा प्रोटोकॉल पढ़ा था। प्रोटोकॉल क्या है? रूल्स है। तो जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली उनको रूल्स फॉलो ही करना पड़ेगा। तो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज प्रोटोकॉल कंट्रोल करता है। स्पेलिंग गलती थोड़ी पेन चलता है। हाँ, अब जो नॉर्मल एक्सचेंज है इसमें भी तुमने पढ़ा कि हमारा बेसिक प्रोटोकॉल है HTTP, विच इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, अब आगे हम पढ़ते हैं HTML को। अब HTML का नाम तुमने बहुत बार सुना होगा कि वेबसाइट बिल्ड करने में HTML का ही यूसेज होता है। सो HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पे तुमको मार्कअप लैंग्वेज दिख रहा है, मतलब मार्कअप करने से थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना है, डिज़ाइन देनी है उसको, तो उन सब के लिए HTML का इस्तेमाल होता है। वैसे आज के ज़माने में जो कलरिंग एंड ऑल है वो सब के लिए CSS का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, बट स्टिल HTML भी फ्रंट एंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके बिना आपकी वेबसाइट यूजुअली नहीं बनती है। सो ये हमारी एक मेन मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए और वेब ब्राउज़र में दूसरी इन्फॉर्मेशन डालनी है उसके लिए। फिर HTML को HTML एलिमेंट्स की मदद से लिखा जाता है। मोस्ट ऑफ द, अगर तुम 12th में तो ऑब्वियस तुमने अब तक HTML का थोड़ा तो पढ़ा ही होगा। लाइक ऐसे हम टैग्स के अंदर लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ करते हो, उसके अंदर हमारा जो टैग होता है वो लिख देते हैं।
तो एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है, जैसे यहाँ पे बताया काउंट पेज। जो H1 है, H1 क्या सबसे बड़ा हेडिंग वाला टैग होता है, तो एक स्टार्टिंग और स्लैश लगा दो तो बाद में H1 लिखो तो एक क्लोजिंग टैग भी हो जाता है। सो वही है कि HTML टैग्स यूजुअली पेयर्स में आते हैं और इनको कंटेनर टैग्स बोला जाता है। लेकिन कुछ एम्प्टी एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि इमेज टैग हो गया, फिर BR है, HR है, ऐसे अलग अलग अनपेयर्ड टैग्स भी आते हैं, उनको एम्प्टी एलिमेंट्स बोलते हैं। फिर कोई भी HTML कोड तुम लिखोगे तो उसकी स्टार्टिंग HTML टैग ही होगी एंड क्लोजिंग /HTML होगी। फिर इसके अंदर भी हेड आता है, बॉडी आता है, वो अलग बात है, बट HTML का ये हमारा ओपनिंग टैग है और स्लैश के बाद वो क्लोजिंग टैग है। और HTML डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली हर चीज़ का एक एक्सटेंशन होता है, जैसे PPT हुआ तो उसका .ppt होता है, तो वैसे HTML डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है .htm या फिर .html। ये पूछ सकते हो तो याद रखना एक्सटेंशन क्या होता है। फिर एक पर्पस जो होता है वेब ब्राउज़र का वो यही होता है कि HTML डॉक्यूमेंट्स को पढ़े। लाइक मैंने HTML के अंदर कुछ कोड किया है तो वेब ब्राउज़र जाके उस HTML डॉक्यूमेंट को रीड करना चाहिए और कंपोज करना चाहिए, जिससे हमारे वेब पेजेस एक यूज़र देख सके। लाइक सपोज मैं यहाँ पे कुछ कोड अप करता हूँ एंड उसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो तुम्हारा जो वेब ब्राउज़र है, सपोज तुम गूगल क्रोम में देख रहे हो, तो वो जो तुम्हारा गूगल क्रोम है वो जाकर उस HTML को कोड को समझना चाहिए एंड वो डिस्प्ले करना चाहिए विजिबल या ऑडिबल वेब पेजेस में। एंड जो ब्राउज़र है वो ऑब्वियसली HTML टैग्स को डिस्प्ले नहीं करता। लाइक तुमने कभी देखा किसी वेबसाइट पे जाके HTML या /HTML दिख रहा है? नहीं, वो सिर्फ बैकएंड कोड में मिलता है। तो इट मीन्स कि ब्राउज़र जो होता है वो डिस्प्ले नहीं करता है HTML टैग्स को, बस वो टैग्स का इस्तेमाल करता है कंटेंट ऑफ द पेज को इंटरप्रेट करने के लिए। फिर HTML एलिमेंट्स कोई भी वेबसाइट तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं जब वेब डेवलपमेंट करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसमें HTML यूज़ करता हूँ। सो HTML जो काइंड ऑफ, अगर हम एक बॉडी वाला मेटाफोर यूज़ करें तो तुम्हारी बॉडी जो है उसका मेन स्ट्रक्चर एक है कि आपका एक स्केलेटन है सबसे पीछे, तो वो जो स्केलेटन बनाने का काम है ना वो HTML के थ्रू होता है। फिर उस स्केलेटन के ऊपर मसल्स जो है, मसल्स का कलर है, तुम्हारा स्किन कलर है, वो सब के लिए हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स यानी CSS का यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो तुम्हारा और थोड़ा जो अंदर, जैसे मेरा हाथ कैसे हिलेगा, वो सब काम के लिए तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। सो सबसे पहले तुमने देखा जो स्ट्रक्चर था पूरा स्केलेटन, वो हमने HTML की मदद से बनाया। तो वो ये कि HTML एलिमेंट्स जो होते हैं वो हर वेबसाइट का बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं। अब HTML इमेजेस को भी अलाउ करता है और ऑब्जेक्ट्स को भी अलाउ करता है कि हम इनको डाल सकते हैं एंड इसकी वजह से हम इंटरेक्टिव फॉर्म्स भी बना सकते हैं, लाइक गूगल फॉर्म्स एंड ऑल। ये सब भी HTML की मदद से बनाना पॉसिबल है। फिर इसके हमको एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट मिलता है ना, तुम स्ट्रक्चरल सिमेंटिक्स लगा सकते हो। लाइक हेडिंग, जैसे हमने H1 टैग अभी देखा, फिर तुम पैराग्राफ टैग लगा सकते हो, तुम लिस्ट स्पेसिफाई कर सकते हो। सो तुम एक स्ट्रक्चरल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो अपनी वेबसाइट को बाय डिनोटिंग स्ट्रक्चरल सिमेंटिक्स विद द हेल्प ऑफ HTML। एंड साथ ही साथ तुम स्क्रिप्ट्स को एम्बेड कर सकते हो, जैसे ये जावास्क्रिप्ट मैंने बोला। तो जब तुम हेड के अंदर टैग लिखते हो ना तो तुमको बस ऐसा स्क्रिप्ट SRC इक्वल्स टू करके लिखना होता है CSS की, तुम्हारी लिंक दे दो, या जावास्क्रिप्ट का जो तुमने कोड लिखा है उसके लिंक दे दो, तो ये जो दूसरी लैंग्वेज के स्क्रिप्ट्स है उसको भी एम्बेड कर दिया जा सकता है इसके अंदर। फिर आता है हमारा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसका XML का नाम तुमने यूजुअली सुना नहीं होगा। आई थिंक ये लेक्चर में शायद पहली बार ही सुन रहे हो या फिर तुम कोडिंग में जानते हो तो तुमने सुना होगा। सो XML क्या है? XML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो डिफाइन करते हैं एक सेट ऑफ रूल्स को, जिससे तुम डॉक्यूमेंट्स को एनकोड कर सकते हो एक ऐसे फॉर्मेट में जो ह्यूमन और मशीन दोनों पढ़ सकें। उसको डिफाइन किया जाता है XML 1.2 स्पेसिफिकेशन में एंड उसको प्रोड्यूस करता है W3C विच इज़ वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्टोरियम। एंड बाकी ऐसी अलग अलग स्पेसिफिकेशन आती है, वो भी डिफाइन होती है XML 1.2 स्पेसिफिकेशन में। अब XML का कुछ तो डिज़ाइन गोल होगा, तो उनका डिज़ाइन गोल क्या है कि सिंप्लिसिटी, जनरलिटी और यूजेबिलिटी ये इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये तीनों वर्ड्स याद रखना, सिंप्लिसिटी, जनरलिटी एंड यूजेबिलिटी ओवर द इंटरनेट। फिर अब क्योंकि हमारा इंटरनेट IP एड्रेस सिस्टम है ना, तुम कोई भी फिल्म्स देखोगे उसमें किसी बंदे को ट्रैक करना है तो ऑब्वियसली उसका IP एड्रेस इस्तेमाल किया जाता है, ना कि डोमेन नेम्स। अब डोमेन नेम्स तुम्हारा वेबसाइट का जो नाम आता है ना वो होता है। IP एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर वेब सर्वर जो होता है ना उसको एक डोमेन नेम सिस्टम रिक्वायर्ड होता है ताकि वो ट्रांसलेट कर सके डोमेन नेम्स को IP एड्रेस में। लाइक अभी तो मेरी कोड फ्रीक की वेबसाइट कोई है नहीं, बट इफ़ आई हैव अ वेबसाइट ऑफ कोड फ्रीक देन अगर आप जाके लिखोगे www.codefreak.com तो जो कोड फ्रीक है वो मेरा एक डोमेन नेम हो जाता है। बट कंप्यूटर तो डोमेन नेम को समझेगा नहीं, सो देन वी नीड डोमेन नेम सिस्टम जो कोड फ्रीक को एक IP एड्रेस में कन्वर्ट करे जो मेरा एड्रेस बता रहा है बेसिकली।
तो ये हमारा इंटरनेट आईपी एड्रेस पे बेस्ड है, ना कि डोमेन नेम्स पे। सो वी नीड अ डोमेन नेम सिस्टम जो डोमेन नेम और आईपी एड्रेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। आगे हम आते हैं डोमेन नेम पे। अब डोमेन नेम को भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली डोमेन नेम जो है ना वो एक यूनिक नेम होता है जो आइडेंटिफाई करता है किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को और उसके नाम ऑफ द सर्वर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने बताया कोड फ्रीक, अमेजॉन का एक यूनिक नेम है। अब तो कभी भी देखो तुम, अमेजॉन जो है ना वो सिर्फ अमेजॉन के पास उसका यूनिक नेम है, बाकी डिफरेंस होगा वो कुछ ना कुछ ऐसा कैपिटल छोटा डिफरेंस हो गया, बट एग्जैक्ट सेम नहीं होगा। बिकॉज डोमेन नेम जो होता है ना वो यूनिक होता है जो एक आइडेंटिफाई कर सकता है एक ही पर्टिकुलर वेबसाइट को। लाइक फ्रॉम व्हाट आई नो, यूट्यूब पे एक और चैनल है कोड फ्रीक नाम की, बट वो सेम है क्योंकि वो डोमेन नेम नहीं है। बट कोई और यूट्यूब नाम की चीज़ें नहीं है, वो यूट्यूब सिर्फ खुद में एक है। हाँ, वो YOU की जगह सिर्फ यू लिखो तो अलग बात है, बट एग्जैक्ट सेम वाली चीज़ मिलेगी नहीं, क्योंकि डोमेन नेम का काम ही है कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट को यूनिकली आइडेंटिफाई करे और सर्वर के नाम को रिप्रेजेंट करे जहाँ पे सारे वेब पेजेस स्टोर है। सो डोमेन नेम्स जो होते हैं इनको कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के थ्रू बनाया जाता है जो डोमेन नेम सिस्टम के अंदर स्टोर होते हैं। साथ में अगर तुमने टीवी पे एडवर्टाइजेस सुनी होगी GoDaddy की, सो GoDaddy क्या करता था, वो डोमेन नेम्स बेचता था एंड आपको वही डोमेन नेम्स एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए खरीदना पड़ता है, फिर उसको रिन्यू भी करते हो। और डोमेन नेम्स जो होता है उनका इस्तेमाल बहुत सारे नेटवर्किंग कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है और एप्लीकेशन स्पेसिफिक नेमिंग में भी, एंड एड्रेस जो मैं तुमको बताया IP एड्रेस के साथ कनेक्ट करते हैं। एंड एक जनरल वे में अगर देखा जाए डोमेन नेम क्या कहता है, वो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक पर्सनल कंप्यूटर है, जैसे मेरा जो लैपटॉप है उससे मैं इंटरनेट को एक्सेस कर रहा हूँ तो वो मेरा IP एड्रेस पर होता है एंड उसी के साथ डोमेन नेम कनेक्टेड होता है। तो एक जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो वेबसाइट अगर होस्ट कर रहा है, तो यानी कि अगर मैं एक वेबसाइट मेरे लैपटॉप से होस्ट कर रहा था, देन उसका एक IP एड्रेस होता है जिसको नाम दे दिया जाता है कुछ ना कुछ डोमेन नेम से लिंक करके। वही डोमेन नेम का मतलब था। ये डेफिनेशन भी तुम याद कर सकते हो अगर एग्जैक्ट लिखने का मन करता हो तो। फिर आता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब तुमको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर शायद नहीं पता होगा, पर इसका जो शॉर्ट फॉर्म है URL, वो तो डेफिनेटली तुमने नाम सुना होगा। और URL का तुम मतलब भी अगर कुछ पूछोगे ना, इट इज़ अ लिंक। सो अभी जब मैं तुमको www.codefreak.com, तो इसमें कोडफ्रीक जो था वो मेरा डोमेन नेम था, बट ये जो पूरा आता है ना www.codefreak.com, ये हो जाता है मेरा URL। नहीं होता ऐसा, बिकॉज www वो URL नहीं है, उसके आगे तुमको प्रोटोकॉल्स एंड ऑल भी आएगा। एग्जाम्पल मैंने आगे लिखा है। सो बेसिकली URL जो होता है वो एक वेब एड्रेस भी बोला जाता है उसको। वो स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर एक रेफरेंस होता है कोई भी रिसोर्स को। तो लिंक होते हैं ना, लिंक से तुम एक रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हो, सो वो ये लिंक भी एक रेफरेंस होती है। तो इसको अलग तरीके से बताओ, इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रिंग दैट कंस्टिट्यूट्स अ लिंक टू अ रिसोर्स। बस वही कहना चाह रहे हैं। फिर मोस्ट वेब ब्राउजर में क्या होता है कि URL एकदम टॉप पे होता है। तुम गूगल क्रोम पे जाओ तो ऊपर जो लिंक लिखी होती है ना तुम्हारे सर्च बार में, बस वही तुम्हारा URL होता है एक एड्रेस बार में। जब तुम मेरे वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, जो लिंक जाती है ना वो भी एक URL ही है। वैसे तो मैंने अज्यूम किया कि तुम हेल्प करते हो, बट आई होप तुम शेयर करते हो कि दूसरे अपने दोस्तों को भी अच्छा क्वालिटी कंटेंट देते हो। फिर एक URL जो होता है वो एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग है जिसको वेब ब्राउज़र्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, ईमेल क्लाइंट्स के द्वारा और दूसरे सॉफ्टवेयर्स के भी द्वारा, ताकि एक नेटवर्क रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। वही बात है ना, एक नेटवर्क रिसोर्स यानी कि कोई ना कोई वेबसाइट जैसी चीज़ है जिसको अपना आइडेंटिफाई किया जा सके QR एक लिंक की मदद से। फिर अलग अलग नेटवर्क रिसोर्सेज होती है, जो फाइल्स होती है, जो प्लेन वेब पेज भी हो सकता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, जैसे गूगल PDF जो होते हैं ना, PDF भी बहुत बार लिंक्स के थ्रू एक्सेस हो सकते हैं। सो वही नेटवर्क रिसोर्स जैसे अलग अलग फाइल्स होती है। फिर URL के 3 पार्ट होते हैं, जैसे मैं तुमको सबसे पहले नेटवर्क प्रोटोकॉल। आप सब इसी लेक्चर में तुमने शुरुआत में पढ़ा, नेटवर्क प्रोटोकॉल हमारा यूजुअली HTTP होता है। फिर एक होस्ट नेम होता है, ये एड्रेस जिसको तुम डोमेन नेम समझ लो। एंड फिर एक फाइल और रिसोर्स की लोकेशन होती है, बिकॉज जो भी सर्वर है उसके अंदर भी लोकेशन होती है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल बताया कि किस वे में चलता है। सबसे पहले प्रोटोकॉल, तो तुम लिखोगे HTTP, उसके बाद कॉलन, देन 2 बार स्लैश, होस्ट का नाम जैसा हमारे वाले सिचुएशन में कोड फ्रीक होता, वापस स्लैश, और जहाँ पे मैंने लोकेट की हुई है मेरी फाइल को वो। तो ये भी याद रखना है जो स्पेसिफिक लाइन थी, प्रोटोकॉल फिर कॉलन डबल स्लैश होस्ट स्लैश लोकेशन, ये स्पेसिफिक लगे URL का बेसिक सिंटैक्स है। तो वो भी पूछ सकते हैं 1 मार्क में। आ गया तुम एक वेबसाइट में। अब तुम पूरे दिन वेबसाइट्स देखते हो, अभी तुम अगर लैपटॉप पे हो तो यूट्यूब को भी एक वेबसाइट बना के रखा, उसी से तुम देख रहे हो। सो वेबसाइट होती क्या है, जब अलग अलग वेब पेजेस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नॉर्मल पेज एग्जिस्ट करे, तुम बहुत सारे पेजेस को साथ में आके बाइंड कर रहे थे, ये कहते हैं बुक। तो बस वही बात है, अलग अलग वेब पेजेस है जिनका सेम थीम है और उनको कनेक्ट कर दिया हमने लिंक्स के थ्रू, तो वो मिलके एक वेबसाइट बन जाते हैं।
तो वेबसाइट क्या करता है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताता है कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे। लाइक तुम अगर नोट्स बना रहे हो इस लेक्चर्स की, तो तुम 5 अलग लेक्चर्स की जब नोट्स बना रहे हो, तुम्हारे 10 पेज बने हैं, तो वो 10 पेज कहीं ना कहीं एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो तुमने उन सबको जोड़ दिया अलग अलग पेजेस को, एंड दे आर गिविंग अ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारी बुक बन जाती है, जो वेब पेजेस के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एक वेब साइट बन जाती है। फिर हर वेबसाइट जो होती है ना, उसको एक्सेस किया जाता है उसके खुद के एड्रेस के द्वारा, जिसको यूआरएल बोलते हैं, विच इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब वेबसाइट का जो सबसे पहला या मेन पेज होता है उसको हम होम पेज बोलते हैं। लाइक हर वेबसाइट के अंदर हाइपरलिंक्स होती है, जैसे वो ऊपर लिखा होता है नेविगेशन में, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस एंड ऑल, वो सब में। सो जो मेन पेज जो है ना, मतलब वो होम जिस पे है, उसको हम होम पेज बुलाते हैं। लाइक तुम वेबसाइट का यूआरएल एक्सेस करो, जो सबसे पहला पेज है इट्स अ होम पेज। फिर आता है हमारा वेब ब्राउज़र, जो मैं शुरुआत में तुमको बताया, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूसी ब्राउज़र, वो सब हमारे वेब ब्राउज़र है। सो बेसिकली वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिससे हम रिट्रीव कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन को ट्रावर्स कर सकते हैं www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे। ना ट्रावर्सिंग इन्फॉर्मेशन मतलब एक के बाद एक देखते जाना होता है। सो वेब ब्राउज़र भी तुमको मतलब पता ही है। अब इन्फॉर्मेशन जो होती है रिसोर्स को, उसको एक URI यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, और वो कुछ भी हो सकता है, वेब पेज हो सकता है, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, फिर कुछ भी कंटेंट का पीस, उसको वेब ब्राउज़र के थ्रू हम लाइक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर वैसे तो ब्राउजर्स का मेन काम ये वर्ल्ड वाइड वेब ही होता है, लेकिन उनसे हम अपना प्राइवेट नेटवर्क से फिर फाइल्स जो होती है ना फाइल सिस्टम में, उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। एग्जांपल मैं देता हूँ, शायद तुमको ना पता हो, बट जो मैं अभी करता हूँ वेब डेवलपमेंट, तो मैं वेबसाइट्स जो बनाता हूँ वो वेबसाइट में अपलोड नहीं करता। मेरा कंप्यूटर जो अब तक एक सर्वर बना नहीं है, बिकॉज मैंने वेबसाइट को पब्लिक नहीं किया है, तो वो अभी प्राइवेट है मेरे लिए, वो सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क पे मेरे कंप्यूटर में ही है। बट उसको भी जब मैं गो लाइव करता हूँ ना VS कोड की मदद से, लाइव सर्वर से, तो मेरा गूगल क्रोम पे खुलता है, और गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है। मतलब ये हो रहा है कि जो वेब ब्राउज़र है वो मेरा प्राइवेट नेटवर्क जो है, फाइल्स है, उसको भी एक्सेस कर सकता है, उसको भी डिस्प्ले करा सकता है अगर हम चाहें तो। एंड यहाँ पे वही मेजर एग्जांपल्स थे, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी। अभी विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट एज अच्छा है। फिर वेब सर्वर्स आ जाते हैं। तो वेब सर्वर से हम मतलब कुछ भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। पॉइंट इज जो हमको वेब कंटेंट डिलीवर करने दे रहा है और एक्सेसिबल बनाने दे रहा है, वो हमारा वेब सर्वर है। सो मोस्ट कॉमन यूज़ क्या होता है कोई भी वेबसाइट को होस्ट करना, बट दूसरे यूजेस भी, जैसे कुछ गेमिंग हो गया, जैसे क्लाउड। क्लाउड भी तो एक सर्वर ही हुआ ना, जो iCloud होता है, फिर गूगल के अंदर तुम स्टोर कर सकते हो क्लाउड के अंदर, सो वो भी डेटा स्टोरेज का ही काम कर रहा है, सो वो भी एक वेब सर्वर हो जाता है। फिर कोई भी कंप्यूटर को वेब सर्वर बना सकते हैं, बस हमको सर्वर सॉफ्टवेयर डालना है उसके अंदर, और उस मशीन को इंटरनेट से कनेक्ट करना है। सिंपल सा है वो, बस ऐसा जब तुमको काम हो रहा है तब तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू मेक माई कंप्यूटर वेब सर्वर, सिंपल है, तुमको बस एक सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने बोलेंगे और तुम्हारी मशीन को इंटरनेट से कनेक्ट करने। फिर बहुत सारे वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी होते हैं जिसमें पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर आते हैं, फॉर मतलब NCSA और जो अपाचे ने खुद बनाए हुए हैं। फिर आता है हमारा वेब होस्टिंग। अब तुमने वेब पेज पढ़ लिया, अब तुम मिलाकर वेब पेजेस मिलाकर वेबसाइट बनाते हो। अब वेबसाइट को तुम अपलोड कर रहे हो वेब ब्राउज़र के थ्रू, और मतलब वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो रही है, एंड अपलोड करने का काम कर रहे हो तुम वेब सर्वर्स की मदद से। तो अब तुम कुछ तो कर रहे हो, तुम होस्ट कर रहे हो। सो वेब होस्टिंग क्या है? तो वेब होस्टिंग सर्विस एक टाइप ऑफ इंटरनेट होस्टिंग सर्विस है जो इंडिविजुअल्स या फिर तुम्हारी कंपनीज हो गए, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स हो गए, उनको अलाउ करती है ताकि उनकी वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाई जा सके। तो वेब होस्ट क्या होता है? एक काम होता है जिससे तुम सर्वर स्पेस प्रोवाइड करते हो, वेब सर्विसेज और फाइल मेंटेनेंस करते हो वेबसाइट्स के लिए। जो इंडिविजुअल्स या कंपनीज होती है उनका खुद का वेब सर्वर सपोज नहीं होता, उसके लिए इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल GoDaddy है, वो एक वेब होस्ट है। बस कंपनीज के खुद के वेब सर्वर्स नहीं होते ना, सो वही GoDaddy वो सभी करता है, वेब होस्ट के बिजनेस प्रोवाइड करते हैं सर्वर स्पेस। फिर बहुत सारे ISPs होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जो इंडिया में मैंने ज़्यादा देखा तो नहीं है, बट वो अलाउ करता है अपने सब्सक्रिप्टर्स को, भाई क्या लिखा है मैंने तो, जो अलाउ करता है अपने सब्सक्राइबर्स को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्वर स्पेस, ताकि वो अपना खुद का वेब पेज चाहे तो होस्ट कर सके। फिर वेब होस्टिंग जो होती है वो 4 टाइप्स की हो सकती है, फ्री होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, वर्चुअल और शेयर होस्टिंग, कोलोकेशन होस्टिंग। डीप में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, प्लस नाम से तुमने थोड़ा जज कर ही लिया होगा। और बस यहाँ पे होता है हमारा ये वाला लेक्चर भी खत्म। फाइनली हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो टॉपिक था वो क्लास 12 का ख़त्म हुआ है। इसके आगे बचती है हमारे पास 2 चीज़ें, विच इज़ पाइथन और दूसरा है MySQL। दोनों कोडिंग के कॉन्सेप्ट से मज़ा आने वाला है। आई मीन लाइक मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कोडिंग का पार्ट जो है, एज़ कम्पेयर टू व्हाट थियरी इज़। सो या
मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली मैं कैसे पाइथन इंस्टॉल करना है वही डालूंगा, 11th-12th के लिए वो सेम ही वीडियो डाल दूंगा, बिकॉज इट्स वन एंड ऑल गोइंग टू बी द सेम। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय।